अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लाटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, प्लाटो का आइडियल स्टेट का कंसेप्ट क्या था, किस तरह वो सोसाइटी और ह्यूमन सोल को रीजनिंग, स्पिरिट और एपिटाइट बेस पे डिवाइड करता है। देन वो आइडियल स्टेट कैलिपोलस का कंसेप्ट देता है। फिर वो इस आइडियल स्टेट को मेंटेन करने के लिए थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म और थ्योरी ऑफ एजुकेशन सामने लेकर आता है। प्लाटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है और ये क्यों वो देता है। प्लाटो का उस्ताद सुकरात को जब सज़ाए मौत होती है, उसको जहर का प्याला पीना पड़ता है, तो सुकरात बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मेरे उस्ताद के साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, वो हक परस्त था। देन प्लाटो एक ऐसी जस्टिस की थ्योरी देना चाहता था जो सब के लिए काबिल कबूल हो। वो करता ये है कि वो उस वक़्त एथेंस में जो थ्योरी ऑफ जस्टिस डिफरेंट किस्म की मौजूद होती हैं, उनको पढ़ता है, देन उन पे एलिगेशन लगाता है, फिर उनको रिजेक्ट करता है, फाइनली वो अपनी जस्टिस की थ्योरी देता है। वो कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ता है? सबसे पहले द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ सिफेलस। जो सिफेलस की थ्योरी होती है, सिफेलस क्या कहता है कि जस्टिस कंसिस्ट इन स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वन डेब्ट्स। वो कहता है कि इंसाफ ये है कि आप सच बोलो और जो जिससे आपने लिया है उसको वापस कर दो। प्लाटो इसको रिजेक्ट ऐसे करता है, वो कहता है अगर आपने एक दोस्त से वेपन कोई नाइफ ली है, अगर वो पागल हो गया है तो हम उसको वापस क्या कर देंगे, ये जस्टिस होगा? नहीं, बल्कि कहता है ये इनजस्टिस होगा। तो इस बेस पे वो इसको रिजेक्ट कर देता है। देन सिफेलस का जो बेटा होता है पोलीमार्क्स, वो एक थ्योरी देता है जस्टिस की। वो कहता है डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज़, कि दोस्तों के साथ अच्छा करना और दुश्मनों के साथ बुरा करना, ये जस्टिस है। तो प्लाटो इसको भी रिजेक्ट करता है। वो कहता है कैसे हमें पता चलेगा कि ये दोस्त है, ये दुश्मन है? एक दोस्त दुश्मन भी तो हो सकता है और दुश्मन कल हमारा दोस्त भी तो बन सकता है। इसी बेस पे वो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस भी रिजेक्ट करता है। वो कहता है ये सब थ्योरीज इंडिविजुअल्स के लिए हैं, सोसाइटी के लिए नहीं हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी वो जस्टिस की रीड करता है, वो कहता है द रेडिकल थ्योरी ऑफ थ्रेसिमैकस। जो थ्रेसिमैकस की थ्योरी होती है वो ये कहती है कि जस्टिस ये है द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, द माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो कहता है कि जो स्ट्रोंगर का इंटरेस्ट है, जो लीड क्लास का इंटरेस्ट है, वही जस्टिस है। जैसा कि हमारे कंट्री में होता है, जैसा हिटलर कहता था माई वर्ड्स आर लॉ, कि मेरे जो लफाज हैं वही कानून है। तो कहता है कि रूलर के लिए कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, जो हुक्मरान है वो कुछ भी कर सकता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। मज़ीद वो ये कहता है कि गवर्नमेंट अपने बेनिफिट्स के लिए किसी हद तक कोई भी हद क्रॉस कर सकती है और उस वक़्त जो इनजस्टिस होगा वो जस्टिस से बेहतर होगा। ये थ्रेसिमैकस की थ्योरी ऑफ जस्टिस होती है। प्लाटो इसको क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक आर्ट है और वो आर्गन और जो स्टेट है वो मिलके चलते हैं एक दूसरे के साथ। जो रूलर होता है वो उसको अनसेल्फिश होना चाहिए, वो क्योंकि उसको अवाम लेके आती है, उसको अवाम का ही सोचना चाहिए। वो कहता है ये हो ही नहीं सकता कि जो इनजस्टिस है वो बेहतर होगा जस्टिस से। तो कहता है ये रॉन्ग है, इसको वो रिजेक्ट कर देता है। देन वो जो थ्योरी रीड करता है वो होती है द प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ग्लूकोन। ये थ्योरी कहती है कि द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर, के जो इंसाफ है, जो जस्टिस है, ये वीकर का इंटरेस्ट है और ये एक चाइल्ड इज़ द चाइल्ड ऑफ फेयर, ये एक बच्चे का खौफ है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब स्टेट ऑफ नेचर की जब प्रिमिटिव दौर था, उस वक़्त जो लोग थे उनमें एक वो फ्री था, उनमें कोई किसी किस्म की कोई सोशल कंस्ट्रक्शन नहीं थी, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी नहीं थी। तो वो एक अनार्की की सिचुएशन में रहते थे। उस वक़्त जो अमीर थे वो एक्सप्लॉइट करते थे गरीबों को अपनी एजेशियों के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए। देन वो कहता है कि ग्रेजुअली उन्होंने सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी डेवलप की, उससे एक जस्टिस का कंसेप्ट वजूद में आ गया। तो इसलिए वो कहता है कि जस्टिस एक आर्टिफिशियल, एक्सटर्नल, अननेचुरल प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशन है, ये चाइल्ड ऑफ फियर है। प्लाटो इस थ्योरी को यूँ रिजेक्ट करता है क्योंकि वो ये कहता है कि जस्टिस एक कन्वेंशन नहीं है, ना ही ये आर्टिफिशियल फीलिंग है, ना ही ये एक एक्सटर्नल फीलिंग है, बल्कि ये एक इंटरनल फीलिंग है जो इंसान की सोल के अंदर मौजूद है। फिर प्लाटो एक जस्टिस का कंसेप्ट देता है। वो कंसेप्ट क्या है? प्लाटो कहता है कि एक ये जस्टिस, एक जो स्टेट है, ये एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट है। जैसे एक इंसान का जिस्म, जो स्टेट है वो एक बॉडी है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसके आर्गन्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जो स्टेट है वो डिफरेंट क्लासेस पर मुश्तमिल होती है। वो क्लासेस को 3 जगहों पे डिवाइड कर देता है। एक रूलिंग क्लास है, एक मिलिट्री क्लास है और एक ऑक्सिलरी यानी वर्किंग क्लास है। जो वो कहता है कि जो नेचर ऑफ जस्टिस इन मैन है, वही नेचर ऑफ जस्टिस इन स्टेट होती है। जो स्टेट है यही बिगर ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी कि जो स्टेट है ये कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती है अफराद को। तो जो माइक्रो लेवल पे जस्टिस है वो इंडिविजुअल्स के साथ है, जो मैक्रो लेवल पे है वो स्टेट है। कहता है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। देन वो कहता है कि प्लाटो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट।
प्लाटो कहता है कि जो वो सोसाइटी और स्टेट का जो कंसेप्ट देता है जो इंडिविजुअल्स के साथ, वो साइकोलॉजिकल होता है, वो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नहीं होता, वो उनकी एबिलिटीज़ पे होता है, वो इमोशंस पे होता है। वो कहता है कि जो इंडिविजुअल और स्टेट है ये एक दूसरे के साथ लिंक है। जो स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, कि अगर इंसानों को बढ़ा दिया जाए, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो स्टेट बन जाती है। तो वो अब डिवाइड करता है दो हिस्सों पे। एक तरफ वो कहता है कि ह्यूमन सोल होती है, वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक रीज़न होता है, दूसरा स्पिरिट होता है, तीसरा एपिटाइट होता है। जो रीज़न होती है वो सुप्रीम है सबसे, जो एपिटाइट है वो इरेशनल है, जो मिड वे में है वो स्पिरिट है। तो कहता है जो हर इंसान की जो सोल है वो इन तीन पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह वो कहता है कि जिनमें रीजनिंग की क्वालिटी होती है वो सबसे सुप्रीम होते हैं, वो रूलर क्लास होती है। जिनमें स्पिरिट होती है वो आर्मी में चली जाती हैं, और जो एपिटाइट होती है, जिनमें एपिटाइट की क्वालिटी डोमिनेंट होती है, वो वर्किंग क्लास में चली जाती है। जिस तरह वो ह्यूमन सोल को तीन हिस्सों पर डिवाइड कर देता है, उसमें तीन क्वालिटीज़ को बताता है, इसी तरह वो सोसाइटी को बिगर लेवल पे तीन क्लासेस में डिवाइड कर देता है। एक क्लास होती है रूलर, दूसरी होती है वॉरियर्स, तीसरी तीसरी होती है वर्कर्स। वो कहता है रूलर्स वो होंगे जिनके पास रीज़न होगी, वॉरियर्स वो होंगे जिनके पास स्पिरिट होगी, वर्कर्स वो होंगे जिनके पास एपिटाइट होगी, जो थर्ड क्लास होगी। इसको वो फिसागोरियन थ्योरी भी कहता है कि जो रूलर्स हैं वो एजुकेटेड बहुत ज़्यादा होंगे, मिलिट्री क्लास डिफेंस करेगी, उनमें कर्ज होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। जो वर्कर क्लास होगी वो रूल्ड होगी, मीन्स कि उन पे हुक्मरानी की जाएगी। ह्यूमन सोल को वो डिवाइड कर देता है, इसलिए मैंने जैसा कि आपको बताया है, रीजन स्पिरिट और एपिटाइट बेस पे सोसाइटी को भी तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है। रीजन वाले रूलिंग क्लास में चले जाएंगे, कर्ज वाले सिपाही बन जाएंगे, एपिटाइट वाले प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। वो कहता है कि जो उसकी जस्टिस वो इससे ऐसे लेता है कि दो कंडीशंस होंगी। एक तो फंक्शन स्पेशलाइजेशन होगी, कि जिस बंदे में जो चीज़ डोमिनेंट है, सपोज़ कि एक बंदा है राइट पर्सन एट राइट प्लेस होगा, एक पर्सन है उसके पास रीजनिंग की पावर है, तो वो फिलासफर बन जाएगा, वो रूलर बन जाएगा। जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होगी वो आर्मी में चल जाएगा। कहता है जब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी तो हर बंदे को जो वो करना चाहता है उसके मुताबिक उसको काम दे दिया जाएगा, तो ये एक जस्टिस होगा। दूसरा कहता है जब हर बंदा सही जगह पे होगा, उसमें एक किस्म की नारकी, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तो कहता है वो एक दूसरे के साथ नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी होगी, वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हार्मनी डेवलप होगी, इस तरह लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो एक जस्टिस वाला सिस्टम डेवलप हो जाएगा। मज़ीद ये कहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा, हर बंदे को फंक्शन स्पेशलाइजेशन होगी, जो वो चाहता है उस जगह पे पहुंच जाएगा, क्लास में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हो जाएगी, तो कहता है यही एक आइडियल स्टेट है। तो आइडियल स्टेट में क्या होगा कि तीन क्वालिटीज़ हैं इंसानों के अंदर, और हर क्वालिटी जिसमें जो डोमिनेंट होगी उसको उस जगह पे रख दिया जाएगा। वो कहता है कि जस्टिस पर्सन कौन सा होता है, अगर उसको राइट जगह पे वो पहुंच जाए, उसकी स्पिरिट अगर उसमें है तो वो आर्मी में चला जाए, अगर उसमें रीजनिंग है तो वो रूलिंग क्लास में चला जाए। तो कहता है कि एक अनजस्टिस पर्सन कौन सा है, जिसकी स्पिरिट, अगर उसमें स्पिरिट है लेकिन वो वर्किंग क्लास में है, अगर उसमें रीजनिंग की पावर है वो वर्किंग क्लास में है, तो कहता है उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी। कहता है अब ये आइडियल स्टेट बन गई कि हर बंदे को उसकी क्वालिटीज़ के मुताबिक काम दे दिया गया है। अब ये जो आइडियल स्टेट बनी है, इसको ख़तरा किस चीज़ से है? क्या अब आइडियल स्टेट बन गई है, इसको क्या चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं? वो कहता है कि दो चीज़ें हैं, एक माइंड है, सोर्स ऑफ करप्शन, एक माइंड है इंसान का, कि और दूसरा फैमिली एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अगर ख़ानदान होगा, बीवी बच्चे होंगे, या प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे, तो इस चीज़ से ख़तरा है उस आइडियल स्टेट को। वो कहता है कि जो माइंड, अब इसकी तरबियत, इसकी ट्रेनिंग ऐसे करनी है कि ये बेहतर हो जाए, इसके लिए वो एजुकेशन की पॉलिसी देता है। दूसरा, वो एजुकेशन फैमिली और प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए कम्युनिज़म की पॉलिसी देता है। उसका एजुकेशन का कंसेप्ट ये होता है कि हर बंदा जिस एजुकेशन के लिए काबिल है उसको वो दी जाए, कि एक पूरा एजुकेशन एक इंसान बिल्ड करे। जो एजुकेशन है ये इनमें एनलाइटनमेंट लाएगी, इनको गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इनके लिए, इनमें शऊर लेकर आएगी। उस वक्त ये होता है कि स्पार्टा जो उस वक्त की तहजीब होती है दूसरी एथेंस के अगेंस्ट, तो उनमें एजुकेशन का सिस्टम होता है, वो यूथ को 7 सालों के बाद एक एजुकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, उनको फिजिकली मिलिट्री स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन रूल होता है। तो वो वहाँ पे उनमें एक लैक होती है, कमी होती है, वो माइंड और सोल की पावर नहीं होती, वो नॉलेज, उनको साइंस का नॉलेज नहीं देते। जो प्लाटो है ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहता था जिसमें सब चीज़ें सबको अवेलेबल हो, जो जिसके काबिल हो। तो उसका ख्याल भी यही था कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सब के लिए काबिल कबूल हो। मज़ीद ये कि वो समझता था कि आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री, ये जो नौजवान है इनके ज़हन को करप्ट करता है, इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, इसको वो रिजेक्ट करता है, इनकी सेंसरशिप कर देनी चाहिए। कहता है कि एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ माइंड है, करैक्टर है। तो वो एजुकेशन का कंसेप्ट क्या देता है? वो कहता है 20 साल तक जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, सबको। उसके बाद उनको जिमनास्टिक्स, आर्ट और उनको डिफरेंट किस्म की चीज़ें पढ़ाओ। 20 साल के बाद एक टेस्ट लो, स्क्रीनिंग टेस्ट लो और मूविंग टेस्ट लो।
अब जो टेस्ट वो पास कर जाए उसको आगे पढ़ने दो, उनको स्टडी ऑफ मैथ और डायलैक्टिक्स पढ़ाओ। जो टेस्ट में फ़ेल हो जाए उसको वर्कर क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास, पीजेंट्स में जाने दो। वो फिर निचला तबका जो रूलिंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसमें वो चले जाएंगे। फिर कहता है 10 साल के लिए इनको एजुकेशन दो, 10 साल की एजुकेशन के बाद उनका फिर टेस्ट लो, स्क्रीनिंग टेस्ट लो। जो उसमें फ़ेल हो जाएं वो आर्मी में चले जाएं और वो ऑफिसर्स बन जाएं आर्मी में। जो वो पास कर जाएं उनको मज़ीद एडवांस एजुकेशन दो, उनको 5 साल की एडवांस एजुकेशन दो। उसके बाद उनका टेस्ट लो। उनको फिर जो रूलर्स की एजुकेशन है, जो फ़िलासफ़र की एजुकेशन है 15 साल के लिए, ये पढ़ाओ। 50 साल के बाद वो रूलर बन जाएंगे, वो फ़िलासफ़र बन जाएंगे। देन वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के काबिल बन जाएंगे। तो इस तरह वो एजुकेशन बेस पे क्लास को डिवाइड कर देता है कि जो बंदा जिस एजुकेशन में आता है, कैटेगरी में आता है, उसको उस हिसाब से प्रोफेशन जॉब्स दी जाएँ। सेकंड, वो जिस चीज़ से आइडियल स्टेट को ख़तरा समझता था वो ये था थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्लाटो। प्लाटो ने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टी राइट्स है, जो फैमिली राइट्स हैं, ये जो बादशाह होंगे, जो रूलिंग क्लास होगी या आर्मी होगी, उनको करप्ट कर देगी। क्योंकि बंदा जो भी करता है वो अपने ख़ानदान के लिए करता है ना, फैमिली के लिए, कि बच्चों के लिए जायदादें बना ले या अपने आप के लिए बना ले, बीवियाँ और रख ले, या उसका माइंड जो है वो करप्ट हो जाता है। तो कहता है कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो फैमिली राइट्स हैं, ये ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि ये बंदे को करप्ट करते हैं। कहता है कि जो सबकी जो एलीट क्लास है, जो ऊपर वाली दो फैमिलीज़ हैं, यानी कि जिनके पास रीजनिंग की पावर है, जो स्पिरिट वाले हैं, यानी कि रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास, तो उनमें कहता है कि ये दोनों चीज़ें एब्रोगेट कर देनी चाहिए, एंड कर देनी चाहिए। होना क्या चाहिए कि जो बेस्ट है उनके लिए बेस्ट होना चाहिए, कि जो वहाँ पे औरतें हैं वो सबकी बीवियाँ होंगी, जो बच्चे होंगे वो सबके बच्चे होंगे, तो वो जो फादर्स हैं वो सबके फादर्स होंगे। ये नहीं होगा कि ये इसका बेटा है, को जो हस्बैंड वाइफ्स वाला चक्कर है वो ख़त्म कर दिया। तो कहता है जब फैमिली का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, जब प्रॉपर्टी राइट्स ख़त्म हो जाएंगे लैंड के लिए, कि ज़मीनें जायदादें बनानी है, तो वो स्टेट के लिए काम करेंगे। तो इससे स्टेट, जो आइडियल स्टेट है, वो मेंटेन रहेगी। अदरवाइज जो आइडियल स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये उसका एक पॉलिटिकल पॉइंट है। इसमें क्रिटिसिज्म की डिफरेंट किस्म की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्लाटो है सिर्फ ड्यूटीज़ की बात करता है कि आपने ये करना है, राइट्स उनको कुछ नहीं देता। ये मॉडर्न जो वैल्यूज़ हैं उस पर ये कंसेप्ट वहाँ पे लागू नहीं होगा। वो मॉडर्निटी की बात नहीं करता, ये एक आइडियलिज़म है, रियलिज़म नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि ये कंसेप्ट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है जिस तरह ये क्लास को डिवाइड करता है कि हर बंदा अपनी क्वालिटी के मुताबिक उसको काम दिए जाएँ। तो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मज़ीद वो ये भी कहते हैं ये थ्योरी सोसाइटी के लिए है, इसमें जो इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया। अब इसे आइडियल स्टेट कैसे बनेगी, प्लाटो कहते हैं इन सब चीज़ों से। वो कहता है कि ऐसे बनेगी जब हर बंदा को फंक्शन स्पेशलाइजेशन होगी, क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, राइट पर्सन राइट प्लेस होगा, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं दिए जाएंगे, और वो जो वो उनको प्रेफरेंस उनकी स्टेट होगी, उनकी सारी जो फ़िक्रें हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, उनके जो इंसानी ज़रूरियात हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। तो कहता है इससे एक आइडियल स्टेट वजूद में आ जाएगी, जो सिर्फ स्टेट की बात होगी, उसमें स्टेट की रिट होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें।